आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा नाम जो 1980 के दशक में चेन्नई के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया था। यह कहानी है गौरी शंकर की, जिसे दुनिया ऑटो शंकर के नाम से जानती है। एक साधारण ऑटो रिक्शा चलाने वाला कैसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, यह जानना बेहद जरूरी है। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे गरीबी और हालात इंसान को हैवान बना सकते हैं। ऑटो शंकर का नाम सिर्फ हत्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपहरण, अवैध शराब के धंधे और जिस्म फरोशी जैसे कई घिनौने अपराधों से जुड़ा था। उसकी दहशत इतनी थी कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे और थिरुवन्मियूर और पेरियार नगर जैसे इलाके उसके अपराधों के गढ़ बन चुके थे। गौरी शंकर का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने गरीबी की मार झेली थी। उसके पास न तो अच्छी शिक्षा थी और न ही कोई सही मार्गदर्शन। पेट पालने की मजबूरी उसे कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर देती है। शुरुआत में उसने पेंटर का काम किया, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उसने एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इसी ऑटो ने उसे एक नई पहचान दी, ऑटो शंकर। लेकिन यह पहचान उसे इज्जत की रोटी नहीं, बल्कि जुर्म की अंधेरी गलियों में ले जाने वाली थी। यहीं से उसके मन में जल्दी और आसानी से पैसा कमाने की लालसा जाग उठी। एक ऐसी लालसा जो उसे इंसान से शैतान बनाने वाली थी। ऑटो शंकर ने जब देखा कि मेहनत की कमाई से उसका घर नहीं चल सकता, तो उसने छोटे मोटे अपराधों की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत हुई अवैध शराब के धंधे से। उस दौर में तमिलनाडु में शराब पर पाबंदी थी और इसी का फायदा उठाकर शंकर ने अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया। इस काम में उसे अच्छा मुनाफा दिखने लगा। धीरे धीरे उसने अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा गिरोह बना लिया। यह गिरोह अब सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। पैसा और ताकत का नशा शंकर पर हावी हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि डर पैदा करके वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यही सोच उसके भयानक भविष्य की नींव रख रही थी। देखते ही देखते ऑटो शंकर का गिरोह बड़ा होता गया। अवैध शराब के धंधे से उसने काफी पैसा कमा लिया था, लेकिन अब उसकी नजरें जिस्म फरोशी के धंधे पर थीं। वह गरीब और भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर या जबरन इस दलदल में धकेलने लगा। उसने अपने इलाके में कई झोपड़ियां बना ली थीं, जिन्हें वह इन गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक साधारण ऑटो ड्राइवर अब एक संगठित अपराध का सरगना बन चुका था, जिसकी हुकूमत उसके अपने इलाके में चलती थी। यह तो बस एक खौफनाक सफर की शुरुआत थी, जिसका अंत और भी भयानक होने वाला था। ऑटो शंकर का लालच और उसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वह सिर्फ अवैध शराब और जिस्म फरोशी तक ही सीमित नहीं था। उसने अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसका तरीका बेहद वहशी था। वह अक्सर उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो उसके जिस्म फरोशी के धंधे में आने से इनकार कर देती थीं, या फिर जो उसके ग्राहक होते थे और पैसे देने में आनाकानी करते थे। वह अपने दुश्मनों को भी बेरहमी से खत्म कर देता था। उसके अपराधों का केंद्र बन चुके थे चेन्नई के बाहरी इलाके, जहां कानून का पहुंचना मुश्किल था। इन इलाकों में शंकर की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहां उसका कहां ही कानून होता था। शंकर और उसके गिरोह का अपराध करने का तरीका दिल दहला देने वाला था। वे अपने शिकार को मारने के बाद उसकी लाश को या तो जला देते थे या फिर अपने ही घर या झोपड़ियों के फर्श के नीचे दफना देते थे। ऐसा करने से उन्हें लगता था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लाशों को ठिकाने लगाने का यह तरीका इतना शातिराना था कि कई महीनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग गायब हो रहे थे, उनके परिवार वाले परेशान थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इन गुमशुदगियों के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। शंकर की क्रूरता की हद यह थी कि वह हत्या करने के बाद भी सामान्य जीवन जीता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह उसकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। साल 1988 आते आते शंकर के खिलाफ कई लड़कियों के गायब होने की शिकायतें दर्ज होने लगीं, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता था। इसका एक बड़ा कारण था
पुलिस और कुछ स्थानीय नेताओं के साथ उसकी मिलीभगत। वह अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को पहुंचाता था ताकि वे उसके अपराधों पर पर्दा डाले रखें। यह एक ऐसा खतरनाक गठजोड़ था जिसने शंकर को और भी बेखौफ बना दिया था। उसे लगने लगा था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह जो चाहे कर सकता है। यह सिस्टम की एक ऐसी नाकामी थी जिसकी कीमत कई बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस मिलीभगत के कारण जब भी कोई पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाता तो उन्हें अक्सर टाल दिया जाता था। शंकर के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती थी। वह खुलेआम घूमता और अपने अपराधों को अंजाम देता रहता। समाज में यह संदेश जा रहा था कि पैसे और पहुंच के आगे कानून बौना है। शंकर ने इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। उसने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल न केवल खुद को बचाने के लिए किया, बल्कि अपने दुश्मनों को डराने धमकाने के लिए भी किया। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम की भी है जो ऐसे अपराधियों को पनपने का मौका देता है। सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब एक के बाद एक कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे तो मीडिया और जनता का दबाव पुलिस पर बढ़ने लगा। मामला तब और गंभीर हो गया जब थरासु नाम की एक तमिल पत्रिका ने इन गुमशुदगियों पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट ने ऑटो शंकर के काले कारनामों और पुलिस के साथ उसकी मिलीभगत की पोल खोलकर रख दी। इसके बाद पुलिस के लिए चुप रहना नामुमकिन हो गया। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका एकमात्र मकसद था ऑटो शंकर और उसके गिरोह का पर्दाफाश करना। अब कानून के लंबे हाथ आखिरकार शंकर की गर्दन तक पहुंचने वाले थे। जांच शुरू होते ही एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस ने जब शंकर के ठिकानों पर छापेमारी की तो वे हैरान रह गए। उसके घरों और झोपड़ियों के फर्श के नीचे से इंसानी कंकाल मिलने लगे। यह इस बात का पुख्ता सबूत था कि गायब हुए लोगों की हत्या कर दी गई है। जांच में पता चला कि शंकर ने लगभग 9 लोगों की हत्या की थी। उसके गिरोह के सदस्यों को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने जो कहानी बताई वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उन्होंने कबूल किया कि कैसे वे लोगों को मारते थे और फिर उनकी लाशों को दीवारों में चिनवा देते थे या फर्श के नीचे दफना देते थे। गिरफ्तारी के बाद ऑटो शंकर ने भागने की भी कोशिश की। एक बार वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। लेकिन वह ज्यादा दिन तक कानून से छिप नहीं सका और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उस पर कड़ी निगरानी रखी गई। अदालत में जब मुकदमा शुरू हुआ तो शंकर ने खुद को बेकसूर बताने की हर संभव कोशिश की। उसने दावा किया कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और असली अपराधी तो बड़े बड़े नेता हैं। उसने यहां तक कहा कि उसने हत्याएं उन नेताओं के कहने पर की थीं। हालांकि उसके पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अदालत की कार्रवाई कई महीनों तक चली। अभियोजन पक्ष ने शंकर और उसके गिरोह के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। गवाहों के बयान, बरामद हुए कंकाल और फोरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि ऑटो शंकर ही इन सभी हत्याओं का मास्टरमाइंड था। उसके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए। अदालत ने शंकर और उसके 2 साथियों एल्डिन और शिवाजी को हत्याओं के लिए दोषी पाया। यह फैसला उन तमाम पीड़ितों के परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया जो लंबे समय से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। अब बस सजा का ऐलान होना बाकी था। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाया। ऑटो शंकर और उसके 2 साथियों को उनके घिनौने अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। यह फैसला सुनकर शंकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। शायद उसे अब भी लगता था कि वह अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके बच जाएगा। उसने ऊपरी अदालतों में अपील की, लेकिन हर जगह से उसकी याचिका खारिज हो गई। यहां तक कि राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका को भी नामंजूर कर दिया गया। अब उसके लिए कानून से बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इंसाफ का तकाजा यही था कि जिसने दूसरों की जिंदगी छीनी, उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। 27 अप्रैल 1995 का दिन ऑटो शंकर की जिंदगी का आखिरी दिन था।
उसे सैलम सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उसके खौफनाक अपराधों का अंत हो गया। उसकी मौत की खबर ने पूरे तमिलनाडु में सनसनी फैला दी। कुछ लोगों के लिए यह इंसाफ की जीत थी, तो कुछ के लिए एक डरावने अध्याय का अंत। ओंटो शंकर की कहानी आज भी लोगों को यह याद दिलाती है कि अपराध का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही ले जाता है। उसकी फांसी ने समाज में एक कड़ा संदेश दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। ओंटो शंकर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और सिस्टम पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यह हमें सिखाती है कि गरीबी और अशिक्षा कैसे एक इंसान को अपराध की ओर धकेल सकती है। यह कहानी पुलिस अपराधी गठजोड़ के खतरों को भी उजागर करती है। अगर समय रहते पुलिस और प्रशासन ने ईमानदारी से अपना काम किया होता, तो शायद कई बेगुनाहों की जान बचाई जा सकती थी। समाज को भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। हमें अपने आसपास हो रही गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी चुप्पी ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बनती है। अंत में ओंटो शंकर का अध्याय हमें यह महत्वपूर्ण सबक देता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय की जीत कभी नहीं होती। यह कहानी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जुर्म के रास्ते पर चलकर जल्दी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। अपराध की दुनिया बाहर से जितनी भी आकर्षक लगे, उसका अंत हमेशा अंधेरे और मौत में ही होता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में कोई और ओंटो शंकर पैदा न हो। इसके लिए एक पारदर्शी कानून व्यवस्था, ईमानदार प्रशासन और एक जागरूक समाज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब सिस्टम सोता है तभी ओंटो शंकर जैसे अपराधी जागते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें